में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। गणित के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को बताएंगे, जो कि हर साल ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा उस तरीके के हर साल प्रश्न आते हैं, और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे कि इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम बता रहे हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि रूट में कोई भी संख्या होती है, रूट में कोई भी संख्या होती है तो वह एक अपरिमेय संख्या मानी जाती है। ठीक है, लेकिन रूट में अगर 4 हो तो वह परिमेय संख्या मानी जाती है, क्योंकि रूट में 4 रहेगा तो उसे को हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसी संख्या जिसको हम बाहर नहीं निकाल पाते, जैसे कि 5 है, एक अभाज्य संख्या है और इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए हमको सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं, और इसको हल करने के लिए हम इसको सबसे पहले एक परिमेय संख्या मान लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना, इस तरीके से आप हल करेंगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए 3 + 2√5 इज इक्वल p/q, इसके रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में किसी भी परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और HCF ऑफ p एंड q, यानी कि HCF ऑफ p एंड q, p और q का जो हमारा मौसा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए हमारा एक के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कि p और q एक पूर्णांक है। इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p/q के रूप में ऐसी संख्या को लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को इतना लिखना पड़ेगा आपको, और लिखना जरूरी भी है। ठीक है, तो लिखेंगे तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पक्षांतर कर सकते हैं। तो 2√5 और 3 को इधर भेज देंगे। 2√5 यहाँ पे रखेंगे बराबर में p/q, इस 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको भी पक्षांतर करेंगे, 2 को भी पक्षांतर करेंगे तो √5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? √5 बराबर हो जाएगा p/q -3, और बट्टे में इसके आ जाएगा 2। ठीक है, 2 को पक्षांतर कर रहे हैं तो बट्टे में इसके 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। समीकरण 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा समीकरण बन जाएगा, इसे हम समीकरण कह सकते हैं। ये एक समीकरण बन गया। और देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है √5 बराबर p/q -3/2, तो देख सकते हैं कि p/q -3/2 यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर होंगी तो हमारी परिकल्पना क्या होंगी? गलत होंगी। तो लिखेंगे चूंकि p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जबकि √5, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से लिख दिए। अब लिखेंगे इसलिए √5 बराबर नॉट इक्वल, अब ये तो एक दूसरे के बराबर होंगे नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी होगी नहीं। p/q -3 और बाई में 2, ये स्थिति हमारी होगी। और जब ये स्थिति होगी तो हमारी समीकरण नंबर 1 की परिकल्पना क्या होगी? गलत हो जाएगी। तो अतः समीकरण नंबर 1 की हमारी परिकल्पना गलत है या विरोधाभास प्रकट कर रही है। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गलत है या विरोधाभास प्रकट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए अब लिखेंगे इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सिद्ध हो गया कि
3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतनी स्थिति आपको लिखनी होती है, इतनी चीज़ें करनी होती हैं। आपका सीध हो जाएगा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है और आपके पूरे नंबर जितने भी नंबर के होंगे वो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हर साल आते हैं दोस्तों, इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, अब देखिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा हमारा क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल की बात कर रहा है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए आपको स्थिति पता होगी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम a1 और a2 b1 b2 c1 c2 को हम देख लेते हैं कि इस समीकरण में क्या है। तो दो समीकरण दिया गया है, एक को समीकरण 1 मान लेंगे, एक को समीकरण 2 मान लेंगे। इन्हीं समीकरणों से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1 बराबर यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, k है। तो a1 बराबर क्या निकल के आ गया, k। और b1 की बात की जाए तो b1 बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, b1 बराबर ये हो जाएगा y का कोफिशिएंट 3। तो b1 बराबर क्या हो जाएगा 3। और c1 की बात की जाए तो c1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कामा दे दीजिएगा। c1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 1 है और इसका कोफिशिएंट है k-3 और इसके आगे माइनस भी है, तो माइनस का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो माइनस का k-3। ठीक है, ये इसका जो है a1 b1 और c1 है। ठीक है, अब बात करते हैं a2 b2 c2 की। तो a2 बराबर हमारा क्या निकलेगा, दूसरे समीकरण में आ जाएगा। दूसरे समीकरण में x का कोफिशिएंट क्या है, 12 है और फिर से y का कोफिशिएंट k है, तो ये हो जाएगा हमारा b2 बराबर क्या हो जाएगा k। और देखिए यहाँ पे c2 की बात करेंगे तो c2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, c2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, एक कोफिशिएंट k है, तो माइनस में k है तो बराबर में हो जाएगा माइनस का k। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मान a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का। अब देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस स्थिति के लिए लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति में, इस स्थिति में क्या होता है, स्थिति में a1 जो होता है a1/a2 ये इक्वल होता है b1/b2 इज इक्वल होता है c1/c2, इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये एक संपाती होता है और इसे हम कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो चलिए हम इसमें सबका मान रख देंगे। a1 की जगह पे क्या रखेंगे, k रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मान दिखाई दे रहा है a1 का मान क्या है, k है, तो इसका मान k रख देंगे। a2 की जगह पे क्या रख देंगे, 12 रख देंगे और बराबर में b1 की जगह पे 3 रख देंगे और b2 की जगह पे k रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या है, c1 की जगह पे माइनस का k-3 है और c2 की जगह पे माइनस का k है। ठीक है, अब देखिए इसको हम दो को लेकर के इसको हल करेंगे, इस दो को लेकर के हल करेंगे, इसको लेकर के हम हल कर देंगे। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा k²। ठीक है, k², इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो बराबर में क्या हो जाएगा, 12 का 36। अब k² बराबर 36 है तो k बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा इसमें रूट लग जाएगा। ठीक है, इस 36 में रूट लग जाएगा इस स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो। ठीक है, तो k बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा हमारा ये जो हमारा 36 है ये 6 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये आपका k बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी और k का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं इसका हल क्या होगा। देखिए हल करते समय हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या की बात कर रही है कि दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो देखिए दो संख्याओं का यहाँ पे चीज़ जिक्र तो किया है लेकिन दिया नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। लिखेंगे माना दो संख्याएं x तथा y हैं। ठीक है, x और y हमने मान लिया। अब देखिए हमारी जो दोनों संख्याओं का अंतर है वो 26 है, तो यहाँ पे समीकरण 1 बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए दो संख्याओं का अंतर कर रहा है, यानी कि दोनों के घटाने पर हमारा आंसर जो है 26 मिल रहा है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे x माइनस का y, दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, ये हो गया x माइनस वाई बराबर क्या है हमारा 26 है।
तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से एक समीकरण को निकाल लिया हमने। अब बात करते हैं अगले, आगे पढ़ते हैं। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x जो है ये इक्वल है किसके, y के 3 गुनी के। ठीक है, 3 गुनी है तो y में 3 से हम गुना करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने यहाँ इसी क्वेश्चन में से निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। देखिए x का मान यहाँ पे दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 26 एक समीकरण है। तो समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे और कुछ ना कुछ मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा ये है और x बराबर हमारा ये है, तो समीकरण 2 का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे। सबसे पहले लिख लेंगे समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, तो इसमें x की जगह पे 3y लिख सकते हैं। तो x की जगह पे हम 3y लिख देंगे, माइनस का y बराबर में 26 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम पक्षांतर नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको घटा देंगे। 3 में से 3y में से अगर एक y घट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा हमारा 26। तो y बराबर जब निकालेंगे तो ये 2 इधर भगे में आ जाएगा। ठीक है, नीचे 2 आ जाएगा। अब इसको हम y बराबर इसको हम काट सकते हैं, तो y बराबर हमें बराबर हो जाएगा 2 3 26 होता है। ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, y का मान हमें 13 प्राप्त हो गया। अब देखिए x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान जो 13 आया है इसको हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x का मान। तो समीकरण 2 में रख लेंगे क्योंकि ये छोटा सा है। ठीक है, तो इसमें छोटा सा है तो इसमें ज़्यादा आपको गुणा भाग या इधर उधर की बातें नहीं होंगी, जल्दी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम लिख देंगे समीकरण 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान यहाँ पे रखने पर। ठीक है, तो y बराबर 13 है, y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है हमारा x बराबर 3y, ये हमारा समीकरण 2 है। इसमें हम y का मान रखेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, 3 की जगह पे 3 रहेगा, y की जगह पे हम 13 लिख देंगे, दूने में 13 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 13 तिया 39। आसानी से निकल गया कि नहीं, आसानी से x का मान भी निकल गया। तो x या y किसी का भी मान निकल जाए तो समीकरण 1 हो या समीकरण 2 किसी में भी रखेंगे तो आपका जो है जो संख्या का मान निकलना होगा, जिस भी x या y का मान निकलना होगा वो निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें x और y का मान ही ज्ञात करना था क्योंकि x और y दो संख्याएं थी और दोनों संख्याओं को बताना था, तो ये आसानी से आपने निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिखते आएंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के बारे में। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, चार है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कोण यहाँ पे ज्ञात करना है। कोण की जिक्र तो किया लेकिन कोण दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम कोण को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना दो संपूरक कोण, माना दो संपूरक कोण x तथा y डिग्री इसको मान सकते हैं, y डिग्री है क्योंकि यहाँ पे 18 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके x डिग्री y डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए हमको पता है कि दो संपूरक कोणों का जो योग होता है, दो संपूरक कोणों का जो योग होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो x और y का जो योग होगा हमारा 180 डिग्री होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे क्योंकि ये समीकरण हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो x और y को अगर हम योग करेंगे तो ये इसका मान 180 होगा क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसमें हम x को बड़ा मान लेते हैं और y को छोटा मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। जो तो कहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो x बराबर जो होगा हमारा, x बराबर ये हमारा छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये y प्लस 18 हो जाएगा, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो इसका हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अगर x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इसको हम हल करेंगे आगे। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है,
तो यहाँ पे x बराबर हमें y प्लस 18 है, तो x की जगह पे हम y प्लस 18 रख देंगे, x प्लस 18 y प्लस 18 रख देंगे x की जगह पे, प्लस में y अब बराबर में 180 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। अब हम y जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, 2y प्लस 18 बराबर में हो जाएगा 180। अब इस 18 का इधर काम तो है नहीं, इधर भेज देंगे इसको, तो 2y बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस का 18। ठीक है, ये हो जाएगा 180 अपने जगह पे रहेगा, 18 इधर जाएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 180 में से अगर हम 18 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 162 डिग्री। ठीक है, तो 162 हो जाएगा, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस 2 को हम इधर भेजेंगे तो ये हमारा भगे में आ जाएगा, गुणा है तो। ठीक है, तो 162/2 हो जाएगा, और y का मान यहाँ पे हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, y बराबर 2 × 8 = 16 और 2 × 1 = 2, 81 मिल जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 81 प्राप्त हो गया। तो y का मान हमें 81 मिल गया। अब हम बात करते हैं x का मान कैसे निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए देखिए, ठीक है, y बराबर, देखिए अब y बराबर 81 आया है ना, इसको हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें। अभी हमने बताया, इसी तरीके का प्रश्न हमने पीछे कराया है। ठीक है, तो चाहे हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, हमें x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण हम 2 में रख के देखते हैं, लिखेंगे y बराबर 81 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, इसको हम समीकरण 2 में रख के देखेंगे। देखिए समीकरण 2 हमारा x बराबर y प्लस 18 है, तो x की जगह पे हम x ही लिखेंगे, बराबर में y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y की जगह पे हम लिखेंगे 81 और प्लस में 18। ठीक है, तो x बराबर हम 81 और 18 को जोड़ेंगे तो 8 × 1 = 9 और 8 × 9, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 99। तो x बराबर हो गया 99 डिग्री, y बराबर हो गया हमारा 81 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x और y का वैल्यू, जो कि दो समपूरक कोण थे। ठीक है, दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको हमने समीकरण 1 बनाया। x बराबर y प्लस 18, क्योंकि एक कोण जो था दूसरे कोण के 18 से 18 अधिक था। ठीक है, दूसरे कोण से 18 अधिक था। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल किया। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x और y का मान आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को करेंगे। चलिए बात करते हैं 5वें प्रश्न के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इस तरीके का प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, आसानी तरीके से आपको सिखा देने वाले हैं। देखिए इसमें भिन्न की जिक्र तो किया है, लेकिन अंश और हर का जिक्र किया है, भिन्न का जिक्र किया है, लेकिन ये भिन्न और अंश हर दिया नहीं है। ठीक है, भिन्न का मतलब ही अंश और हर, तो अंश और हर के रूप में भिन्न लिखा होता है, और हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न की जिक्र किया है लेकिन दिया नहीं है, तो हम उस भिन्न को मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना वह भिन्न क्या है, x/y है। कुछ भी मान लेंगे, x/y है। अब x/y की जगह पे आप किसी भी ABCD के अक्षर को मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, केवल मानना है, क्योंकि x और y का मान तो जो वास्तविकता होगा वो निकलेगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब इसके लिए 2 स्थितियां उत्पन्न होगी। पहली स्थिति लिखेंगे प्रथम स्थिति से, प्रथम स्थिति में क्या हो रहा है कि जब अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो अंश और हर क्या है हमारा, x/y है, x/y है। अब इसमें 2 जोड़ दिया जा रहा है, दोनों में अंश और हर में 2 जोड़ दिया जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 9/11। प्रथम स्थिति ये निकल के आ रही है। द्वितीय स्थिति में लिखेंगे, द्वितीय स्थिति में इसमें 2 स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। प्रथम स्थिति में ये आया कि अंश और हर में 2 जोड़ा तो हमने 9/11 प्राप्त हुआ, और द्वितीय स्थिति में ये होगा कि हमें अंश और हर में यहाँ पे दिया गया है 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो अंश और हर हमें बट्टा पता है कि एक x/y है, इसमें हम 3 जोड़ देंगे अंश और हर में, तो इन दोनों में अगर 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 5/6 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों स्थितियों को हम हल करेंगे, और इस दोनों स्थितियों को हल करने पर हमें समीकरण प्राप्त होंगे, और समीकरण से हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। चलिए देखेंगे कैसे करेंगे हम। 11 का गुणा हम अब x प्लस 2 में कराएंगे। ठीक है, ये हम पूरा में कराएंगे 11 का गुणा, और इसका गुणा हम पूरा में कराएंगे, इसका गुणा हम पूरा में कराएंगे। देखिए कैसे करेंगे, 11 लिखेंगे 11 और गुणा में इसके x प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है, बराबर में
9 लिखेंगे और इसके गुणा में y+2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हल करेंगे, देखिए 11 का गुणा x में भी होगा और 2 में भी होगा, तो 11 का गुणा अगर x में कराएंगे तो हम 11x प्राप्त हो जाएगा, और प्लस 11 का गुणा 2 में कराएंगे तो 11 दूना का 22 हो जाएगा, बराबर में 9 का गुणा y में कराएंगे 9y हो जाएगा, प्लस में 9 का गुणा 2 में कराएंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करेंगे, 11x, इस संख्या को हम इधर लाएंगे, 22 को हम इधर भेजेंगे, तो इस 9y को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9y, बराबर में यहाँ पे 18 बचा है तो 18 को लिखेंगे और इस संख्या को हम इधर भेजेंगे तो प्लस 22 को हम इधर भेजेंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आप लोगों को आज तक क्लियर ही हो गया होगा। अब देखिए पक्षांतर करना, 11 माइनस, अब देखिए क्या करेंगे, 11x माइनस यहाँ पे 9y है और इसको हम घटा देंगे तो 18 में से -22 को घटाएंगे तो हमें -4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। कहे है ना कि इससे हमें प्रथम स्थिति से समीकरण 1 की प्राप्ति होगी और द्वितीय स्थिति से समीकरण 2 की प्राप्ति होगी, और तब हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसे समीकरण 2 की प्राप्ति कैसे होगी, चलिए देखते हैं। y 6 का हम गुणा किस में कराएंगे, x प्लस वाई में, तो लिखेंगे 6 गुणे x प्लस वाई, थ्री है, x+3 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x+y नहीं x+3 है। अब देखिए इसके बराबर में 5 का मल्टीप्लाई y+3 में कराएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई y+3। अब इसको हल करेंगे, 6 को x में गुणा कराएंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस में 3 में गुणा कराएंगे 6 3 का 18 हो जाएगा, बराबर में 5 का y में गुणा 5y, प्लस में 5 का 3 में गुणा 15। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 6x को यहीं पे रखेंगे, 5y को इधर लाएंगे, माइनस का 5y हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 15 है तो 15 रखेंगे, इस 18 को हम इधर भेजेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। 6x माइनस का 5y बराबर में 15 में से अगर 18 को हटा देंगे -3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आगे हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ तक तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, अगर आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणनखंड विधि पढ़े हैं तो कोई सा भी विधि का यूज कर सकते हैं, आपको x और y का मान यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 दिया गया है, इसमें हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके दिखाते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 2 से, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी को भी ले लेते हैं, हमें x या y किसी एक का मान निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे मान निकालना है, तो समीकरण 2 हमारा 6x क्या है, 6x माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3 है। ठीक है, माइनस का 3 है। अब इसको हम कैसे यहाँ पे x का मान ज्ञात करेंगे, देखिए 6x और इस माइनस का 5y को हम इधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो इस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और ये माइनस का 5y है, ये यहाँ पे आके प्लस का 5y हो जाएगा। 6x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 6x बराबर माइनस का 3 प्लस में 5y, वही चीज़ हमने रिपीट किया। x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3 प्लस में 5y, और इस 6 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा में है तो इधर भागा में आ जाएगा। ठीक है, तो 6 इधर भागा में आ जाएगा। x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, माइनस का 3 प्लस में 5y बट्टा में 6। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझा देने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, आगे क्या करेंगे, x का मान हमें तो ज्ञात हो गया। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2, इस दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, 11x माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4 है। x की जगह पे हम क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे माइनस का 3 प्लस 5y बटा 6। तो x 11 है, और ये x की जगह पे हम क्या रख देंगे, माइनस का 3 प्लस में 5y बटा में 6, और यहाँ पे माइनस का 9 है तो माइनस का 9y हो जाएगा। अब बराबर में क्या है, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख दिया हमने। आगे क्या करेंगे, इसका हम गुणा करा देंगे, तो इसका गुणा तो इधर ये कटेगा नहीं, काटेंगे तिर्यक तो काटेगा नहीं, तो इसका गुणा हम सीधे इसमें करा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, इस पूरे का गुणा हम करा देंगे इसमें। ठीक है, तो 11 का गुणा अगर -3 में कराएंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा, और 11 का गुणा हम 5y में कराएंगे तो प्लस का 55y हो जाएगा। ठीक है, और नीचे बट्टा में 6 है तो 6 लिखेंगे, और माइनस का 9y और बराबर में हो जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान करके हम इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 6 और 1 का जो एलसीएम हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और इसका हम इसको इसमें गुणा करा देंगे, माइनस का 33 प्लस में 55y ये हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9 6 54y बराबर हो जाएगा, बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें माइनस का 4। अब देखिए माइनस का 33 है
और इस प्लस 55y में से माइनस 54y को घटाएंगे तो केवल हमें प्राप्त हो जाएगा y। 55 में से 54 को घटाएंगे, एक बचेगा, एक y को हम लिख सकते हैं केवल y, बट्टा में नीचे 6 है, बराबर में हमारा -4 है। ठीक है, बराबर में क्या है, -4 है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसमें नीचे एक रखेंगे, एक का गुणा -33 प्लस y में कराएंगे तो -33 और प्लस में y हो जाएगा, और बराबर में -4 का गुणा 6 में कराएंगे तो -24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y बराबर निकालेंगे तो ये -33 इधर पक्षांतर होगा तो -24, यहाँ पे +33 हो जाएगा, इधर आएगा तो। ठीक है, अब देखिए y बराबर हम ज्ञात करेंगे तो -24 और +33 ये बचेगा, इस एक दूसरे को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9, तो y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 9। ठीक है, y का मान हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब देखिए हम यहाँ पे x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण हमारा दिया हुआ है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण हमने निकाला था, इस समीकरण में किसी भी समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में हम लिखेंगे x का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारा है 6x माइनस का 5y बराबर में -3, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में हम y का मान रखेंगे तो 6x माइनस का 5 और y का मान हमें क्या है, 9 है, 9 मिला है, बराबर में -3। अब देखिए 6x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 9 45 माइनस का 45 बराबर में -3 हो जाएगा। अब देखिए इस -45 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, 6x बराबर हो जाएगा हमारा -3 और प्लस में ये 45 हो जाएगा। अब 6x बराबर में इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, 42 हो जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं लगेगा, ये माइनस छोटा है और ये प्लस बड़ा है तो इसलिए ये प्लस का साइन लगेगा। 6x बराबर हो जाएगा हमारा, 6x बराबर 42 हो गया, तो x बराबर जब निकालेंगे तो 42/6 हो जाएगा, ये 6 हमारा पक्षांतर होकर गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 7 42, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये x और y का मान आपको पता चल गया हो गया। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि y का मान हमने कैसे निकाला और x का मान हमने कैसे निकाला। इस तरीके का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल पूछा जाता है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। बस अंतर ये होता है कि क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं थोड़े थोड़े बदल दिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का करने का तरीका और क्वेश्चन यही रहता है। ठीक है, तो आसानी से आप समझ गए होंगे इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।